वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स क्रैक विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी। आपको जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस कंटेंट को आप रिवाइज कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो भी कंटेंट अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवीजन के लिए आपको जो है जो क्लास का आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है उसमें नीचे ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको ज्वाइन करके आप जो प्रैक्टिस सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आप कितना अभी तक अपने आप को स्टडी कर पाए हैं और कि कहाँ आप किस लेवल पर आप स्टैंड करते हैं। तो क्लास का जहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक देखने के लिए मिलेगा और उसको आप ज्वाइन करके जो प्रैक्टिस सेशन है उससे जुड़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई प्रैक्टिस की। अब हम बात करते हैं क्लास की। क्लास में अभी तक हमने विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने पिछली क्लास में किंग लियर को स्टडी किया था और आज की जो क्लास है हमारी वो उनकी सेकंड ट्रेजेडी ओथेलो को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओथेलो भी उनकी फेमस ट्रेजेडीज में से एक है। तो इसका जो फुल टाइटल है ट्रेजेडी का, इस ट्रेजेडी का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो को आज हम स्टडी करने वाले हैं। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। इसको लिखा गया 1603 एंड 1604 के बीच में। प्ले की जो सेटिंग है वो वेनिस एंड साइप्रस, इन दो सिटीज को प्ले की सेटिंग के लिए चुना गया है। यानी प्ले की जो स्टार्टिंग है वो वेनिस में होती है और कुछ सीन जो है प्ले के वो साइप्रस सिटी में देखने के लिए मिलेंगे और ये दोनों ही सिटीज जो है वो इटली से बिलोंग करती हैं। प्ले का जो सोर्स है इटालियन राइटर हुए हैं सिंथियो नाम से। उनकी हेक्टोमिथी के नाम से एक नोवेला उनका आया है। हेक्टोमिथी के नाम से उनका एक नोवेला आया है और उस नोवेला में ही इन्होंने अन कैपिटानो मोरो के नाम से इन्होंने इसमें जो है इस प्ले को लिखा है। तो ये जो सोर्स है हमारा ओथेलो का वो यहां से लिया गया है अन कैपिटानो मोरो। आप देख सकते हैं तो मूर ऑफ वेनिस, तो ये जो मूर वर्ड है ये यहीं से इन्होंने उठाया है। तो ये इस प्ले का जो सोर्स है आपको याद रखना है। अन कैपिटानो मोरो नाम से एक बुक आई, नोवेला आया है, एक छोटा नोवेल की शॉर्ट फॉर्म होती है नोवेला। तो वहां पर इन्होंने इसमें हेक्टोमिथी में वो अन कैपिटानो मोरो के नाम से एक नोवेला है। सिंथियो राइटर का नाम है, इटालियन राइटर हुए हैं वो। तो ये इस प्ले का जो सोर्स है, ये इस प्ले का सोर्स माना जाता है। इस प्ले की जो थीम है, थीम जो है वो एक्सट्रीम जेलसी एंड अथॉरिटी आप कह सकते हैं इस प्ले की थीम को, क्योंकि प्ले जो है पूरा का पूरा ओथेलो वो जेलसी पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से जेलसी की वजह से, राइवलरी की वजह से एक यागो नाम का जो हमारा इसमें एक कैरेक्टर है वो किस तरह से ओथेलो की जो लाइफ है उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जेलसी है और दूसरी बात उसको अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नहीं है। ओथेलो क्या है? ओथेलो मूर है। मूर जो वर्ड है ये साउथ अफ्रीकन पर्सन जो कि
कह सकते हैं आप रेसिज्म को फेस कर रहे थे, साउथ अफ्रीकन पर्सन जो कि रेसिज्म को फेस कर रहे थे उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि रेसिज्म में क्या था कि श्वेत लोगों में और गोरे लोगों में भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने यहाँ पर ओथेलो के थ्रू शेक्सपियर ने यहाँ पर थोड़ा सा उसको हमसे रूबरू कराया है। तो मूर जो ये वर्ड लिया है ओथेलो के लिए, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ओथेलो जो कि काफी अपने वर्क में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, करेजियस है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की कमी है। उसको लगता है कि मैं श्वेत हूं यानी गोरा नहीं हूं, गोरा नहीं होने की वजह से मुझको मेरे काम की मेरा जो वर्क है या मेरा जो वर्क प्लेस है उससे मुझे कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये चीज जो है आप इसमें कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस की इसमें एक तरह से शॉर्टेज आप इसमें कह सकते हैं कि ये जो प्ले है इसकी थीम में जेलसी तो देखने के लिए मिलेगी, साथ में इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह ओथेलो में अपने आप को लेकर के एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये इस प्ले की थीम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, मेन कैरेक्टर्स से पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कि प्ले का जो फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। मूर शब्द से मैंने आपका अभी इंट्रोडक्ट कराया कि मूर क्या है। मूर यानी कि हबशी लोगों के लिए मूर इस्तेमाल होता है, यानी वो लोग जो गोरे नहीं हैं या जो रेसिज्म को फेस कर रहे हों। रिटन इन 1603 एंड 1604 यानी 1603 और 1604 के बीच में इस प्ले को लिखा गया। प्ले की जो सेटिंग है वो वेनिस और साइप्रस में है जो कि इटली में है। सोर्स इस प्ले का जो है वो इटालियन राइटर रहे हैं सिंथियो नाम से। उनका एक नोवेला आया हेक्टोमिथी के नाम से और उसमें ही ये जो नोवेला है उसके अंदर ये स्टोरी है अन कैपिटानो मोरो के नाम से। तो एन कैपिटानो मोरो जो है वो हमारा इस प्ले का कह सकते हैं बेसिक सोर्स हुआ। यहीं से शेक्सपियर ने इसको पढ़ करके ही ओथेलो का जो है प्लॉट तैयार किया है। तो थीम हमने देखा कि इसमें जेलसी है और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ओथेलो के अंदर। तो ये चीज आप इसमें देखने के लिए मिलेगी। बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर है हमारा तो वो है ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस को कोई नाम नहीं दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक ऑफ वेनिस के नाम से ही इस प्ले के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। दूसरे हैं बारबेंशियो, ये फादर ऑफ डेस्डिमोना एंड अ सीनेटर। इसके बाद थर्ड ग्रेशियानो, ब्रदर ऑफ बारबेंशियो। ओथेलो, ये तो आप जानते ही हैं। मूर ऑफ वेनिस, डेस्डिमोना। हीरोइन है प्ले की, हीरोइन है साथ साथ वाइफ ऑफ ओथेलो एंड डॉटर ऑफ बारबेंशियो। इयागो, इयागो जो है इस प्ले में विलन है
विलन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि मोस्ट इम्प्रेसिव कैरेक्टर है इस प्ले का, जिसने कि इस पूरे के पूरे जो हमारा प्ले है इसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। यागो के बाद कैशियो, लेफ्टिनेंट ऑफ ओथेलो, मोंटेनो, गवर्नर ऑफ साइप्रस एंड एमिलिया, वाइफ ऑफ यागो एंड बियांका, मिस्ट्रेस ऑफ कैशियो। इसके साथ साथ एक कैरेक्टर और आता है इसमें, रोडेरिगो। ये जो रोडेरिगो है ये वेल्दी पर्सन ऑफ वेनिस। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ एक बार। ड्यूक ऑफ वेनिस, जिनको कि प्ले के अंदर ड्यूक ऑफ वेनिस के नाम से ही जाना गया है ओथेलो में। बार्बेंशियो जो है वो डेस्डिमोना के फादर हैं और एक सीनेटर हैं। सीनेटर मीन्स जिस तरह एमएलए होते हैं उसी तरह ये भी ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में एक सीनेटर हैं। ग्रेशियानो कौन है? ब्रदर ऑफ बार्बेंशियो है, यानी डेस्डिमोना के अंकल हैं, और बार्बेंशियो जो है ग्रेशियानो जो है वो बार्बेंशियो के भाई हैं। ओथेलो हीरो है प्ले का, और साथ साथ ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में एक तरह से कह सकते हैं एक सोल्जर है। डेस्डिमोना हीरोइन है प्ले की, वाइफ ऑफ ओथेलो है एंड डॉटर ऑफ बार्बेंशियो है। इयागो प्ले का विलन है और साथ साथ ओथेलो की जो एक सर्विस में ये काम करता है। कैशियो लेफ्टिनेंट ऑफ ओथेलो, मोंटेनो गवर्नर ऑफ साइप्रस। जैसा कि मैंने बताया कि सेटिंग जो है प्ले की वो दो जगहों की है, एक तो वेनिस की, दूसरे साइप्रस की। तो साइप्रस में जो रूल करने वाला पर्सन है वो है मोंटेनो, और एमिलिया ये इयागो की वाइफ है। बियांका ये कैशियो की मिस्ट्रेस है, यानी उसकी लवर है। रोड्रिगो कौन है? वेल्दी पर्सन ऑफ वेनिस एंड शूटर ऑफ डेस्डिमोना। तो ये तो हुए प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं प्ले की स्टोरी के बारे में। तो प्ले की जो स्टोरी है वो शुरू होती है वेनिस में, और वेनिस में ये जो रोड्रिगो है और ये जो इयागो है जो कि विलन है प्ले का, ये दोनों पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोड्रिगो जो है ये शूटर ऑफ डेस्डिमोना है, ये डेस्डिमोना को पसंद करता है। हालांकि डेस्डिमोना नहीं करती, क्योंकि डेस्डिमोना जो है वो ओथेलो को पसंद करती है, और इसने चुपके से ओथेलो से शादी भी कर ली है। ये बात अभी तक नहीं पता किसी को भी। तो इसलिए जो रोड्रिगो है ये इयागो से बोलता है कि तुम ओथेलो के लिए काम करते हो, तो तुमको अब ये करना है कि मैं तुमको धन दूंगा जितना तुम चाहो, लेकिन बदले में तुमको सिर्फ मेरे लिए इतना काम करना है कि तुमको डेस्डिमोना से मेरी शादी करानी है। इयागो जो कि एक कनिंग पर्सन है, बहुत ही चालाक है, और जैसे कि मैंने बताया कि प्ले का विलन भी है। ये ओथेलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अभी जानता है कि रोड्रिगो जो है वो एक फूल है, बेवकूफ है। जब इसको पता है कि डेस्डिमोना जो है वो ओथेलो को पसंद करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो इससे तो शादी करेगी नहीं। लेकिन फिर भी ये जो इयागो है वो अपनी चालाकी से इसको पागल बनाने की पूरी कोशिश करता है, और बना भी लेता है, और इससे पैसे भी ले लेता है ये कह करके कि तुम बेफिक्र रहो, शादी तो मैं तुम्हारी डेस्डिमोना से ही कराऊंगा, और डेस्डिमोना तुमसे ही शादी करेगी, ओथेलो से नहीं करेगी। बाद में इनको पता भी चल जाता है कि डेस्डिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है। तो इस बात को लेकर के इन दोनों में काफी बहस हो रही है। रोड्रिगो इयागो को कहता है कि तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही है, तुम मेरी डेस्डिमोना से शादी नहीं करा सकते हो। तो इयागो जो है ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है,
ये कहता है कि बारबेंशियो जो कि डेस्डिमोना के फादर है, कि उनको अभी तक नहीं पता है कि डेस्डिमोना जो है वो ओथेलो से प्यार करती है और उससे शादी भी उसने कर ली है। तो अब हम ये बात जाकर के बारबेंशियो को बताएंगे, और जब बारबेंशियो को हम ये बात बताएंगे तो बारबेंशियो जो है वो डेस्डिमोना को रोकेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो ओथेलो से उसको दूर कर देंगे। तो ये जो इयागो है और रोडेरिगो है, ये दोनों जाते हैं बारबेंशियो के पास। बारबेंशियो के पास ही जाकर के उनको बताते हैं कि आपकी जो डॉटर है डेस्डिमोना, जो कि बहुत ही सुंदर है, जेनरस है, काइंड है, ब्यूटीफुल भी है, तो ये जाकर के बताते हैं कि डेस्डिमोना ने ओथेलो जो कि एक मूर है, यानी अगर कंपेयर किया जाए तो डेस्डिमोना सिर्फ 18 साल की है और ये जो ओथेलो है ये 35 इयर्स ओल्ड है। तो ये कहता है कि यागो और रोडरिगो दोनों जाकर के बताते हैं बाबेंशियो को कि इसने ओथेलो से शादी कर ली है डेस्डिमोना ने। तो बाबेंशियो कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेस्डिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली हो। तो ये कहता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने घर जाइए, जाकर के देखिए, आपको डेस्डिमोना वहां पर नहीं मिलेगी। तो यागो जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाबेंशियो को कहता है, तो बाबेंशियो अपने घर पहुंचते हैं, जाकर के देखते हैं कि वाकई डेस्डिमोना वहां है ही नहीं। तो पता चलता है कि डेस्डिमोना है नहीं घर पर, और पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद पता चलता है कि डेस्डिमोना ने वाकई में ओथेलो से शादी कर ली है। तो अब ये जो बाबेंशियो है ये गुस्से में ग्रेशियानो जो उसके अंकल हैं यानी डेस्डिमोना के, ये और एक दो पर्सन और साथ में लेकर के ये जाते हैं ओथेलो के पास कि इसको जाएंगे, ओथेलो के पास जाएंगे और इसको कहेंगे, इसके साथ झगड़ा करेंगे या जैसे भी, और उससे क्लियर करेंगे कि तुमने डेस्डिमोना पर क्या जादू किया है कि उसने तुमसे शादी कर ली, क्योंकि ना तो वो तुम्हारी उम्र की है ना वो तुम्हारी रेस की है, यानी रेसिज्म, जैसा मैंने कहा कि रेसिज्म को फेस करता है ओथेलो इसमें। तो यहाँ पर बाबेंशियो वही बात कहते हैं कि ना तो वो तुम्हारी रेस की है ना वो तुम्हारी उम्र की है, तो तुमने उस पर क्या जादू किया है कि उसने तुमसे शादी कर ली है। तो ऐसी सोच करके वो लोग, रोडेरिगो जो है वो इनके साथ जाता है, इयागो जो है वो बड़ी चालाकी से इनके बीच से निकलता है और इन लोगों के ओथेलो के पास जाने से पहले खुद ओथेलो के पास चला जाता है और वहां जाकर के कहता है कि रोडेरिगो ने जो है वो बावेंशियो को आपके खिलाफ भड़का दिया है और वो बहुत गुस्से में है आपके लिए। ये जो रोडेरिगो है ये जेलसी रखता है और इसने इस जेलसी में बावेंशियो को आपके अगेंस्ट कर दिया है और वो अपने पर्सन्स के साथ जो है आपके पास आ रहा है। और मेरा तो कहना ये है कि आप कहीं पर अंडरग्राउंड हो जाइए, छिप जाइए, ताकि अभी जो है किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। तो यहाँ पर ओथेलो यागो को कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने और डेस्डिमोना ने दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, हम दोनों की विल थी शादी करने की, तो इसमें छिपने वाली कोई बात नहीं है और मैं फेस करूंगा डेस्डिमोना के फादर को। इससे पहले कि बाबेंशियो ओथेलो के पास पहुंचते हैं, ओथेलो के पास ड्यूक ऑफ वेनिस का एक मैसेंजर आता है और वो कहता है कि आपको ड्यूक ऑफ वेनिस ने बुलाया है। इधर ओथेलो तो ड्यूक ऑफ वेनिस के पास चला जाता है। जब बाबेंशियो वहां पहुंचता है उसको पता चलता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस का मैसेंजर आया था और वो ओथेलो को बुला करके ले गया है। तो ओथेलो के बारे में जब इनको पता चलता है तो ये सोचते हैं कि अब डेफिनेटली इनके ओथेलो के बारे में कहीं ना कहीं से ड्यूक ऑफ वेनिस को पता चल गया होगा। तो अब हम लोग सारे सीधे ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में जाते हैं और वहीं पर जाकर के हम इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो बारबेंशियो है वो भी ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट के लिए चला जाता है। ओथेलो ऑलरेडी ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट के लिए जा रहा है। तो ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में जब वो जाता है तो ओथेलो से ड्यूक ऑफ वेनिस कहते हैं कि इन्वेड कर दिया है टर्किश आर्मी ने और तुमको जाकर के साइप्रस उस टर्किश आर्मी को रोकना है। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ, तुम साइप्रस जाओ। तो ये डिसाइड होने के बाद बारबेंशियो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया वो सही है, लेकिन उससे पहले मुझे भी कुछ कहना है। मुझे ये कहना है कि ओथेलो ने मेरी बेटी के ऊपर विचक्राफ्ट किया है, यानी कोई जादू टोना किया है और उस जादू टोने में इसने मेरी बेटी से शादी कर ली है, क्योंकि मेरी बेटी तो अभी छोटी है, सिर्फ 18 साल की है और ये 35 इयर्स ओल्ड है। तो डेफिनेटली किसी ना कोई विचक्राफ्ट ही हुआ है जिसकी वजह से इसने उससे शादी की है। तो ओथेलो कहता है कि नहीं, मैंने कोई विचक्राफ्ट नहीं किया, मैं डेस्डिमोना के ऊपर मैंने कोई भी विचक्राफ्ट नहीं किया, कोई जादू टोना नहीं किया है। हाँ, ये जो डेस्डिमोना है
इसने मेरे ब्रेवरी के किस्से सुने हैं और मैं उसकी इनोसेंस को पसंद करता था, और इसी ब्रेवरी के किस्सों में और इनोसेंस को ये जो पसंद करने की बात थी, इसी में हम दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनी और हमने एक दूसरे की सहमति से शादी की है। तो यहाँ पर ओथेलो की बात से बारबेंशियो जो है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। तो पूरी बात को क्लियर करने के लिए डेस्डिमोना को कोर्ट में बुलाया जाता है। डेस्डिमोना आती है और वो बताती है कि ओथेलो सही कह रहा है और ओथेलो को उसने अपनी मर्जी से चुना है, ना कि किसी विचक्राफ्ट के अंडर प्रेशर आकर के। तो यहाँ पर ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो कहते हैं कि ठीक है, जब ओथेलो और डेस्डिमोना दोनों ने अपनी ही विल से, अपनी विलिंग से शादी की है, तो तुम क्यों परेशान होते हो। तो अब तुम इन दोनों को लेट इट डैम, जैसे भी वो रहना चाहे उनको रहने दो, तुम इन दोनों के बीच में मत आओ। तो यहाँ पर ये जो बारबेंशियो है ड्यूक ऑफ वेनिस के डिसीजन को ना चाहते हुए भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर ओथेलो जो है वो साइप्रस के लिए अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करता है, लेकिन उससे पहले ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो अलाउ कर देते हैं कि तुम डेस्डिमोना को साथ लेकर के जा सकते हो, क्योंकि तुम दोनों की शादी अभी अभी हुई है। तो यहाँ डेस्डिमोना, ओथेलो, इयागो, कैशियो जो है वो ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इयागो जो है वो पसंद नहीं करता ओथेलो को। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ओथेलो ने अपनी आर्मी के लिए लेफ्टिनेंट कैशियो को चुना, ना कि इयागो को, क्योंकि इयागो को लगता था कि वो कैशियो से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और काफी लंबे टाइम से वो ओथेलो के साथ रह रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास था कि ओथेलो अपने लिए मुझे ही चुनेंगे, लेकिन वो कैशियो को चुन लेता है। जब उसको पता चलता है कि कैशियो, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है और जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आर्मी का, उसको उसने लेफ्टिनेंट बना दिया और उसको सिर्फ और सिर्फ टॉर्च बियरर का काम दिया हुआ है यागो को। तो ये चीज यागो को पसंद नहीं आती, तो वो ओथेलो के अगेंस्ट हो जाता है, और इतना ज्यादा अगेंस्ट हो जाता है कि वो उसकी जो मैरिड लाइफ है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर यागो ने तो अपना काम कर दिया था। उसने तो पहले आकर के ये बोल दिया था कि तुम छिप जाओ ओथेलो, क्योंकि बारबेंशियो जो है वो बहुत गुस्से में है। चलो, यहाँ तो उसको कुछ हासिल हुआ नहीं, तो अब वो प्लान करता है कि क्यों ना ओथेलो के साथ ही जाया जाए साइप्रस, क्योंकि अब आगे का जो जितना भी प्लानिंग वो करेगा वो ओथेलो के साथ रहने पर ही कर सकता है, ओथेलो से अलग रहने पर तो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ओथेलो, डेस्डिमोना, यागो, कैशियो और इमिलिया, क्योंकि यागो की वाइफ भी है, और डेस्डिमोना की फ्रेंड भी एक तरह से इमिलिया जो है, क्योंकि डेस्डिमोना मोस्ट ऑफ द टाइम इमिलिया के साथ स्पेंड करती है। और ये जितने भी पर्सन थे, यानी अभी दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, ओथेलो, डेस्डिमोना, इयागो, कैशियो, इमिलिया और ये रोड्रिगो, ये सारे पर्सन जो है साइप्रस के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और वहां पर जाकर के ये गवर्नर ऑफ साइप्रस यानी मोन्टेनो से मिलते हैं। मोन्टेनो जो है वो साइप्रस पर रूल कर रहा है। तो सबसे पहले जो शिप पहुंचती है उसमें जाते हैं कौन कौन? कैशियो और रोड्रिगो, ये लोग एक शिप में जाते हैं। इधर इयागो, एमिलिया और डेस्डिमोना ये दूसरे शिप में जाते हैं, और सबसे लास्ट में जो शिप आती है वो आती है ओथेलो की। तो ये पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग साइप्रस पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो ये कैशियो है ये बड़ा ही हार्टली वेलकम करता है डेस्डिमोना का वहां साइप्रस पहुंचने पर। ये तो वेलकम करता है डेस्डिमोना का क्योंकि ये ओथेलो की वाइफ है और ये ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। लेकिन ये जो इयागो है, जब ये देखता है कि ये कैशियो ने बड़ा हार्टफुली और बहुत ही लविंग वे में डेस्डिमोना का वेलकम किया है, तो ये कहता है कि मुझको अब आगे का क्या प्लान करना है, इसके लिए मुझे प्लॉट मिल गया है। यानी अब मैं इयागो ये कहता है कि अब मैं जो है कैशियो के अगेंस्ट इजीली प्लान कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो लाइन बोलता है वो इयागो कि अब मुझे मिल गया है प्लॉट कि मुझे क्या करना है, तो ये एक सोलिलोकी है। सोलिलोकी मीन्स यानी इयागो बोलता है, इयागो की जो बात है वो ऑडियंस को सुनाई देती है, लेकिन जो और कैरेक्टर हैं स्टेज पर उनको वो बातें सुनाई नहीं देती। तो ये जो इयागो है ये सोलिलोकी में बोलता है कि अब मुझे मिल गया है प्लॉट कि मुझे क्या करना है ओथेलो के अगेंस्ट।
तो वो कैशियो को एक तरह से यूज करने वाला है अब ओथेलो को और डेस्डिमोना को अलग करने के लिए। तो यागो जो है वो रोड्रिगो को बताता है कि अब आगे की प्लानिंग जो है वो मैं करूंगा और मुझे प्लॉट भी मिल गया है कि कैसे कैसे मुझे इन दोनों को अलग करना है। उसका यागो का जो एम है ओथेलो को डिस्ट्रॉय करना। और उसके पास सीधा सीधा रीजन है क्योंकि उसने उसको अपना लेफ्टिनेंट नहीं चुना, बस इतना सा रीजन था जिसकी वजह से वो ओथेलो और डेस्डिमोना की लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देगा। तो यहाँ पर डेस्डिमोना और ये जो ओथेलो है ये सबसे लास्ट में पहुंचता है अपनी शिप में। तो यहाँ पर ये जो मोंटेनो है ये बताता है कि समुद्र में तूफान आने की वजह से जो टर्किश आर्मी थी उनके जो शिप थे वो वहीं पर ही शिप रैक हो गए हैं, यानी उनकी जो आर्मी है वो वहीं पर ही समुद्र में डूब करके मर गई है, यानी एक तरह से फिनिश हो गया है। तो अभी हमको इन्वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर के सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बिना किसी वॉर के ही पीस उनको मिल चुका है। तो यहाँ पर ये प्लान करते हैं कि ठीक है क्यों ना इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। ओथेलो और डेस्डिमोना की भी शादी हुई है, उसका भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ और साथ ही साथ टर्किश जो आर्मी है वो भी इन्वेड हो गई है खुद से ही, उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब बातों को एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए ये जो मोंटेनो है ये एक सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइज कराता है। तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद यागो ने प्लान किया हुआ है कि किसी तरह मुझे ओथेलो के माइंड में ये चीज सेट करनी है कि कैशियो और डेस्डिमोना का अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो यागो ये जो कैशियो है, कैशियो और ये रोड्रिगो और ये यागो ये तीनों बैठ करके ड्रिंक करते हैं और अकॉर्डिंग टू प्लान ये क्या करता है कि कैशियो को आउट ऑफ लिमिट ड्रिंक करा देता है, जिसकी वजह से क्या है कि कैशियो जो है वो अपनी सेंस अपने आउट ऑफ हिज सेंसेस हो जाता है, यानी उसको ध्यान नहीं रहता कि वो क्या करने वाला है, क्या बोल रहा है। क्योंकि उसकी पोस्ट जो थी वो लेफ्टिनेंट की थी तो उसको ये चीज सूट नहीं करती थी। इन दोनों ने प्लान करके कैशियो को ड्रिंक कराई, ड्रिंक उसको इतनी ज्यादा करा दी कि वो मतलब उसका जो माइंड था वो आउट ऑफ सेंस हो गया। तो यहाँ पर ये कैशियो जो है, कैशियो और रोड्रिगो में झगड़ा कराता है और उस झगड़े में कैशियो जो है वो रोड्रिगो को हर्ट कर देता है। झगड़ा सुनकर के ओथेलो जो है वो बाहर आता है और देखता है कि कैशियो ने रोड्रिगो को हर्ट किया हुआ है, उसको चोट लगी हुई है। यागो जो है क्योंकि कैशियो तो कंप्लीटली नशे में है पूरी तरह से, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो यागो इस चीज का फायदा उठाता है और सारा ब्लेम जो है वो कैशियो पर डाल देता है। जब ओथेलो ये देखता है कि जिम्मेदार जो है वो कैशियो है और झगड़ा जो है वो कैशियो ने स्टार्ट किया है, तो वो उसको लेफ्टिनेंट की पद से हटा देता है। तो एक तरह से उसने कैशियो को यूज किया, उसका जो लेफ्टिनेंट का पद था वो हटा लिया। अब यहाँ नेक्स्ट डे कैशियो को रियलाइज होता है कि उसका जो लेफ्टिनेंट का पद था वो हट चुका है क्योंकि गलती उसकी थी। उसने ड्रिंक किया, ड्रिंक करके उसने फिर रोड्रिगो के साथ झगड़ा किया और झगड़े में उसने उसको हर्ट भी कर दिया। तो ये कैशियो को जब रियलाइज होता है तो वो यागो से बात करता है। यागो जो उसका सो कॉल्ड फ्रेंड बनता है, यानी अपने आप को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो वो उसको कहता है कि तुम एक काम करो कैशियो, जाओ डेस्डिमोना के पास क्योंकि डेस्डिमोना ही है जो ओथेलो को मना सकती है, तो शी इज हिज वाइफ। तो कैशियो यागो के कहने के अकॉर्डिंग डेस्डिमोना के पास जाता है और डेस्डिमोना से बात करता है और कहता है कि आप कुछ भी करके प्लीज ओथेलो को एग्री कीजिए और कोशिश करिए कि वो मुझे मेरा जो पद है वो वापस कर दे, यानी मुझे वापस लेफ्टिनेंट बना दे। तो यहाँ जब ये कैशियो डेस्डिमोना से बात कर रहा होता है तो यागो जो है वो चुपके से ओथेलो के पास जाता है, उसको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डेस्डिमोना का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है कैशियो के साथ। ये सुनकर के ओथेलो को गुस्सा आता है क्योंकि उसको पता है कि डेस्डिमोना ने उससे शादी की है और वो उससे ही प्यार करती है, तो वो उसकी बात से एग्री नहीं करता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। प्रूफ के लिए उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी वाइफ को, वो काफी टाइम से ये बात बोल रहा है कि तुमको डेस्डिमोना का एक हैंकी है, उस हैंकी पर 2 स्ट्रॉबेरी बनी हुई हैं, तो वो कहता है कि वो हैंकी जिस पर 2 स्ट्रॉबेरी बनी हुई है वो हैंकी मुझे चाहिए डेस्डिमोना का। अब एमिलिया जो है वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, तो वो कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड इतने दिनों से उसको मांग रहे हैं तो डेफिनेटली कोई बात होगी, या तो उनको वो बहुत पसंद होगा। वो ये नहीं सोचती कि वो कहीं ना कहीं उसको प्लॉटिंग में चाहिए, प्लानिंग में चाहिए,
वो सोचती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझसे काफ़ी टाइम से उसको मांग रहे हैं, तो मैं उसको उनको दूंगी। तो एमिलिया के थ्रू डेस्डिमोना का वो हैंकी डेस्डिमोना को वो हैंकी ओथेलो ने दिया था एज लव टोकन। जब वो डेस्डिमोना को पहली बार मिला था, तो ये डेस्डिमोना के पास था ओथेलो की। ये जो हैंकी था वो बिलोंग करता था ओथेलो की मदर से। ओथेलो की मदर का वो हैंकी था, जो ओथेलो ने लव टोकन के तौर पर डेस्डिमोना को दिया। और डेस्डिमोना ने वो एक बार ओथेलो के लिए ही निकाला था कि उसको ओथेलो जो परेशान था, क्योंकि इयागो ने ओथेलो के माइंड में ये चीज सेट करने की वो कोशिश कर रहा था कि ओथेलो उसका डेस्डिमोना का और कैशियो का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो इन सब बातों से जो ओथेलो था वो परेशान था। तो ओथेलो की इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए वो जो डेस्डिमोना है वो हैंकी को निकालती है और वो उसके सर पर बांधने का सोचती है कि जिससे उसको थोड़ा रिलीफ मिले। तो ये चीज जो है जब वो कर रही होती है तो ओथेलो वहां से एटवंस उठ करके चला जाता है और वो जो हैंकी है वो नीचे गिर जाता है। तो डेस्डिमोना को पता नहीं चलता कि हैंकी कहाँ गया, ना ही वो इस चीज को ज्यादा सोचती है, क्योंकि उसको लगता है कि ओथेलो का जो बिहेवियर है उसके लिए वो कुछ चेंज फील कर रही है। तो वो क्यों फील कर रही है, क्यों उसने ऐसा क्यों उसके बिहेवियर में उसको ऐसा चेंज फील हो रहा है, तो इन सब चीजों को सोचते हुए वो अवॉइड कर जाती है कि उसका दिया हुआ हैंकी कहीं नीचे गिर गया है। और वो जो नीचे गिरा हुआ हैंकी था वो एमिलिया उठा लेती है। एमिलिया उठा करके अपने हस्बैंड को दे देती है। तो ये एक तरह से पूरे के पूरे जितना भी ये प्ले था उसमें एक तरह से ये टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ओथेलो को वो हैंकी काफी पसंद था। पसंद था कि वो उसके नियर ऑफ हार्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो उसकी मदर से बिलोंग करता था, उसकी मदर ने उसको दिया था। तो ओथेलो ने वो डेस्डिमोना को दिया, डेस्डिमोना से वो नीचे गिरा, वो एमिलिया ने उठाया और एमिलिया ने उठा करके वो इयागो को दिया, क्योंकि इयागो उसको काफी टाइम से मांग रहा था। अब इयागो ने वो जो हैंकी है चुपके से कैशियो के रूम में गिरा दिया। अब यहाँ पर कैशियो को ये इयागो प्लॉटिंग कुछ इस तरह से करता है कि ये इयागो ओथेलो को लेकर के जाता है कैशियो के बेड चेम्बर में, और ओथेलो को कहता है कि आप बाहर रुकिएगा, आप अंदर मत आना, मैं जाकर के इयागो से बात करूंगा। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आपको वो जो हैंकी है वो कैशियो के पास मिलेगा, जो आपने लव टोकन के तौर पर डेस्डिमोना को दिया था। तो यहाँ पर ये यागो जो है जाकर के बात करता है बियांका के बारे में। बियांका जो कि लवर है कैशियो की, बात तो ये करता है कैशियो कैशियो से बियांका के बारे में। और इतना ये कनिंग पर्सन है कि जाकर के बियांका का नाम नहीं लेता, सिर्फ बात करता है कि पूछता है उससे उसके लवर के बारे में। तो यहाँ पर ये बियांका के बारे में पूछ रहा है तो डेफिनेटली कैशियो जो है वो रिप्लाई करेगा स्माइल के साथ में। तो ये इस तरह से बातचीत करता है कैशियो के साथ कि ओथेलो को विश्वास हो जाता है कि हाँ यागो सच कह रहा है। और वो हैंकी भी जो है वो कैशियो के हाथ में किसी ना किसी तरह से यागो ओथेलो के सामने प्रेजेंट करा देता है। कैशियो हालांकि उस हैंकी को देख करके हैरान रहता है कि मेरे पास ये हैंकी कहाँ से आया, ना तो ये हैंकी मेरा है ना ही ये बियांका का है, हम दोनों से तो ये बिलोंग करता नहीं है। वो बात भी करता है यागो से इस बारे में, लेकिन यागो बड़ी चतुराई के साथ उस बात को रिवर्स कर देता है। ओथेलो को इस बात का विश्वास हो जाता है कि डेस्डिमोना ने ये हैंकी कैशियो को दिया है, क्योंकि इन दोनों का ही अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर ओथेलो जो है वो क्रॉस चेक करने के लिए डेस्डिमोना के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो हैंकी कहाँ है जो मैंने आपको दिया था, जो मेरी माँ का था। तो डेस्डिमोना उसको ढूंढती है, काफी ढूंढती है, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि वो उसके रूम में हो तो मिले। तो डेस्डिमोना बात को घुमा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हैंकी तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जो है मैंने आपसे एक बात की थी कि आपको कैशियो को जो है उसका लेफ्टिनेंट का पद वापस करना है। और आपने उस बारे में जो है मेरी कोई भी ओपिनियन ली नहीं है, ना तो आपने उस बारे में कोई मुझे कुछ बात बताई है, ना ही आपने अपना कोई डिसीजन जो है वो अभी तक बताया है। तो यहाँ पर ओथेलो जब वापस से कैशियो के बारे में सुनता है डेस्डिमोना के बारे मुंह से, तो उसको विश्वास हो जाता है कि डेफिनेटली डेस्डिमोना भी कैशियो को प्यार करती है और कैशियो जो है डेस्डिमोना को प्यार करता है, और ये दोनों मिलकर के मुझे धोखा दे रहे हैं। यानी ये डेस्डिमोना जो है वो मेरे लिए इनफाइडेलिटी को शो कर रही है, विश्वासघात कर रही है, मेरे साथ बेवफाई कर रही है। तो यहाँ ओथेलो वापस से इयागो के पास जाता है और उसको विश्वास हो चुका है कि हाँ इयागो बिल्कुल सही कह रहा था। तो ये प्लान करता है इयागो के साथ कि तुमको कैशियो को मारना है और मैं डेस्डिमोना को मार दूंगा,
क्योंकि डेस्डिमोना जो है वो मेरे लिए मेरे साथ धोखा कर रही है। तो यागो, क्योंकि ये यागो तो चाहता ही यही था कि डेस्डिमोना और ओथेलो जो है वो अलग हो जाए, ओथेलो की जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये यहाँ पर ओथेलो के मन में उसने जो है एक तरह से डाउट क्रिएट कर दिया था, और उस डाउट को कंफर्मेशन भी करा दी थी उसने। हालांकि बड़ी चालाकी के साथ उसने बातें भी बदली, लेकिन ओथेलो जो है वो बात मान जाता है कि ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुमको कैशियो को मारना है और मैं डेस्डिमोना को मार दूंगा। अब यहाँ पर ये जो यागो है ये अटैक करता है कैशियो के ऊपर, रोडी रोगो जो है इसके थ्रू। तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है और इस फाइट में ये जो रोड्रिगो है ये मारा जाता है। इधर यागो जो है वो स्टैब करता है कैशियो को। कैशियो के चिल्लाने की आवाजें जो है वो ओथेलो सुनता भी है। तो ओथेलो जो भी ये सुनता है तो उसको ये महसूस होता है कि ठीक है, यागो को मैंने ऑर्डर दिया हुआ था कि तुमको कैशियो को मारना है, तो उसने अपना काम कर दिया है। वो सुन करके बाहर नहीं जाता, हेल्प के लिए बाहर नहीं जाता कैशियो की, और अपने चैम्बर में ही रहता है। इधर इसने ओथेलो ने जो है डेस्डिमोना को बोला हुआ है कि आज की जो रात है मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूंगा, तो तुम मुझे मिलना। तो ये जो डेस्डिमोना है ये खुशी खुशी कहती है कि ठीक है, ओथेलो जो है मेरे साथ इतने दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है अगर आज ओथेलो मेरे साथ स्पेंड करना चाहता है टाइम, तो वो ओथेलो को खुश करने के लिए तैयार रहती है। इधर एमिलिया को वो बोलती है, एमिलिया के साथ जो है वो बैठ करके, क्योंकि एमिलिया जो है वो उसकी एक तरह से फ्रेंड भी है, तो एमिलिया के साथ बैठ करके वो सारी बातें डिस्कस कर रही होती है, और डिस्कस करने के दौरान ही वो एक विलो सॉन्ग जो है वो गाती है। विलो सॉन्ग वो गाती है। विलो सॉन्ग में क्या है कि वो अपना जो दुख था वो एमिलिया के सामने शेयर करती है, एमिलिया के साथ शेयर करती है। ओथेलो ने ये बोला हुआ है कि तुमको आज एमिलिया को यानी एमिलिया को आज तुम फ्री कर देना, एमिलिया आज तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। तो एमिलिया को फ्री कर देती है या ये जो डेस्डिमोना है। अब डेस्डिमोना जो है वो वेट कर रही होती है ओथेलो का। वेट करते करते डेस्डिमोना सो जाती है। सो जाने के बाद ओथेलो आता है, तो ओथेलो आकर के डेस्डिमोना को मारता है, मारने लग मतलब उसके जो चेहरे पर तकिया रख करके उसको मार देता है। अब यहाँ डेस्डिमोना जो है एक बार के लिए कहती है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो, ताकि मैं साबित कर पाऊं कि मैं तुम्हारे लिए इनफाइडल नहीं हूं, मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर रही हूं, और तुम मुझे आज रात का टाइम दो, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं तुम्हें बता दूंगी कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। लेकिन ओथेलो जो है वो अपने गुस्से में, अपने डाउट की वजह से, और क्योंकि यागो ने उसके मन में बिल्कुल कंफर्म कर रखा है कि नहीं, बिल्कुल डेस्डिमोना और कैशियो जो है इन दोनों का अफेयर है, तो इस बात को सच मानते हुए ओथेलो जो है वो डेस्डिमोना को वहीं पर तकिया उसके मुंह पर रख करके मार देता है। तो डेस्डिमोना की डेथ हो जाती है। अब इधर एमिलिया जो है वो डेस्डिमोना के रूम में पहुंचती है और देखती है, तो ओथेलो से वो पूछती है कि डेस्डिमोना कहाँ है, तो ओथेलो उसको बताता है कि मैंने डेस्डिमोना को मार दिया है। एमिलिया से पूछती है कि क्यों, तो वो बताता है कि डेस्डिमोना और कैशियो का जो है लव अफेयर चल रहा है, और इस बात का मेरे पास कंफर्मेशन भी है। मैंने कैशियो के पास वो हैंकी देखा है जो मैंने डेस्डिमोना को दिया था। अब यहाँ से जो एमिलिया है वो समझ जाती है पूरी बात कि ये हैंकी तो मैंने ही यागो को दिया था, इसका मतलब यागो ने ही सारी प्लॉटिंग की है, और इसी प्लॉटिंग में यागो ने डेस्डिमोना और ओथेलो की जो लाइफ है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये एमिलिया जो है इसको ओथेलो को सारी बातें बताने वाली होती है कि तभी वहां यागो पहुंचता है, और यागो जो है वो कहता है कि मैंने कैशियो को मार दिया है। उसको लगता है कि उसने कैशियो को मार दिया, जबकि कैशियो को उसने नहीं मारा होता। कैशियो सिर्फ हर्ट हुआ होता है, पर उस प्रिटेंड करता है कि जैसे उसकी डेथ हो गई है। तो एमिलिया जो है वो बताने वाली होती है। यागो आ जाता है, यागो आकर के कैशियो की खबर देता है, और कैशियो की खबर देने के साथ साथ ही एमिलिया जो है वो डेस्डिमोना ओथेलो के बारे में, ओथेलो को डेस्डिमोना के बारे में और कैशियो के बारे में और यागो की प्लॉटिंग के बारे में सारी बातें बता देती है मरने से पहले, क्योंकि उसके बाद यागो जो है वो उसको स्टैप कर देता है। जब उसको ये लगता है कि एमिलिया ने सारी बातें ओथेलो के सामने
बता दी है और अब ओथेलो जो है मुझे भी मार डालेगा या मुझको पनिश करेगा, तो इस डर से इयागो अपनी वाइफ को भी स्टैब कर देता है। लेकिन उससे पहले ही एमिलिया जो है सारी बातें डेस्डिमोना के बारे में, कि डेस्डिमोना इनफाइडल नहीं थी, उसने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया, ये तो इयागो की प्लॉटिंग थी और ये हैंकी जो है इयागो ने ही मुझसे मांगा था और इयागो ने ही कैशो के रूम में डाला है, जबकि कैशो को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से जो है एमिलिया सारी बातें क्लियर कर देती है। इसके बाद ओथेलो को जो है अपने जो भी उसने किया है, यानी उसने डेस्डिमोना को मार दिया है, तो इस अपने किए हुए इस काम पर उसको बड़ा पछतावा होता है, बहुत रिपेंट भी करता है वो कि ये मैंने बहुत गलत किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डेस्डिमोना की डेथ हो चुकी है। अब जब डेस्डिमोना की डेथ हो गई है तो साइप्रस का जो गवर्नर है मोन्टेनो और ये जो ग्रेशियानो है यानी ब्रदर ऑफ बाबेंशियो, ये लोग आते हैं ओथेलो के पास और उसको समझाते हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम वेनिस जाओ, वेनिस जाकर के एक नई शुरुआत करो और वहां पर एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की। ठीक है कोई बात नहीं, डेस्डिमोना को तुमने मार दिया, इट्स लेट इट बी। लेकिन ओथेलो जो है वो कहता है कि नहीं, मैंने डेस्डिमोना को मारा है कि मुझे उस पर डाउट था। अब दुनिया जो है वो मुझे याद करेगी कि देखो एक ऐसा पर्सन जिसने जिसको खुद पर विश्वास नहीं था, अपनी वाइफ पर विश्वास नहीं था और किसी थर्ड पर्सन के कहने में आकर के उसने अपनी वाइफ पर डाउट किया और उसको मार डाला। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस तरह से इस नजरिए के साथ देखा जाए, तो मैं अपनी जो लाइफ है उसको डेस्डिमोना के साथ ही खत्म करूंगा। तो इतना कह करके जो ओथेलो है वो खुद को भी स्टैब कर लेता है और डेस्डिमोना की बॉडी के ऊपर ही उसकी बॉडी भी गिर जाती है। इधर इयागो जो है वो भाग गया था एमिलिया को स्टैब करके, तो गवर्नर ऑफ साइप्रस जो है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, यानी इयागो को भी डेथ सेंटेंस यानी कि उसको भी फांसी की सजा दी जाती है कि इयागो को भी हैंग कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टर्स बचते हैं आगे, कैशियो, मोन्टेनो, एमिलिया की तो डेथ हो चुकी है, बियांका और ड्यूक ऑफ वेनिस, बार्बेंशियो और ये ग्रेशियानो, यानी जो हमारे मेन कैरेक्टर थे ओथेलो और डेस्डिमोना, इन दोनों की ही प्ले के एंड में डेथ हो जाती है और यहीं पर ही ये जो ट्रेजेडी है वो खत्म हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि ट्रेजेडी में जो है हमारे मेन कैरेक्टर्स उनकी डेथ होती है और इसी वजह से ये ट्रेजेडी है। तो ये ट्रेजेडी का एंड हमारा होता है ओथेलो और डेस्डिमोना की डेथ के साथ ही और ट्रेजेडी यहीं पर फिनिश हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी जो है वो समझ आई हो ओथेलो की। अगर आपको फिर भी कोई किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगी। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ फेमस लाइंस की, प्ले की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कस करते हैं प्ले की इम्पोर्टेंट लाइंस को। पहली जो लाइन है वो इयागो की बोली हुई है, आई विल बियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स फॉर डाउट्स टू पैकेट, आई एम नॉट व्हाट आई एम। इयागो ये लाइन बोलता है रोड्रिगो को, जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं दोनों। रोड्रिगो इयागो से बोलता है कि तुम मेरी शादी जो है वो डेस्डिमोना से नहीं करा सकती क्योंकि डेस्डिमोना ने तो ओथेलो से शादी कर ली है। तो यहाँ पर इयागो जो है वो अपनी जेलसी जो है ओथेलो के लिए उसको शो करता है। वो कहता है कि आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव्स फॉर डाउट्स टू पैकेट, कि वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, ये जो है ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज का अर्थ ये हुआ कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है उनको शो करता हूँ, शो करूंगा। जो भी मेरे मन में बात है यानी मेरे मन में जितनी जेलसी है ओथेलो के लिए उसको मैं शो करूंगा। फॉर डाउट्स टू पैकेट, क्योंकि चिड़िया का काम है चोंच मारना। आई एम नॉट व्हाट आई एम, जो मैं दिखाई देता हूँ वो मैं हूं नहीं। ये लाइन इयागो बोलता है कि जो मैं दिखाई दे रहा हूँ तुमको वो मैं हूं नहीं। मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ कि मैं ओथेलो को फॉलो करता हूँ, मैं उसके लिए बहुत लॉयल हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं ओथेलो को कोई फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मन की सुनता हूँ और मैं ओथेलो के लिए तो बिल्कुल लॉयल नहीं हूँ। मैं उसको डिसीव करने वाला हूँ, धोखा देने वाला हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत जेलसी रखता हूँ। वो उसको रोड्रिगो को जो है ये सब कुछ बातें इसलिए बता रहा है ताकि रोड्रिगो को वो अपनी जो एक तरह से कंफर्म कर सके कि नहीं देखो
मैं तुमसे जो मनी ले रहा हूँ उसके बदले में मैं तुम्हारी डेस्डिमोना से शादी जरूर करा दूंगा। अच्छा, वो रोड्रिगो को भी एक तरह से फूल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। वो रोड्रिगो से भी जो है बदला लेना चाहता है, रिवेंज चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है, यागो को लगता है कि उसकी जो वाइफ है एमिलिया, एमिलिया का भी अफेयर चल रहा है रोड्रिगो के साथ। तो ये जो यागो है ये रोड्रिगो से भी रिवेंज ले रहा है। उसको एक तरह से पूरी उससे पैसे ले ले करके उसको चाहता है कि वो बिल्कुल करप्ट हो जाए, रप्ट हो जाए एक तरह से। और ये रोड्रिगो से वो इस तरह से बदला लेगा। और ओथेलो को वो मेंटली डिसऑर्डर कर दिया है उसने, और उसको भी एक तरह से उसने रिवेंज की स्थिति में ला करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पर तो इयागो ने रोड्रिगो को विश्वास दिलाया है कि देखो, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं हूं नहीं। तुमको लगता है मैं ओथेलो के लिए लॉयल हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी फीलिंग्स जो है वो तुम्हारे सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारी डेस्डिमोना से शादी जरूर करा दूंगा। अब यहाँ पर इवन नाउ, नाउ, वेरी नाउ, एन ओल्ड रैम इज टपिंग योर वाइट ईव। ये लाइन भी इयागो की है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो सब इयागो की बोली हुई है। तो ये चीज शो करती है कि इयागो जो है वो जितना भी कनिंग रहा हो, जितना भी डिसीजिवनेस रहा हो, कितना भी वो एक तरह से उसने पूरे के पूरे प्ले को कंप्लीटली इम्पैक्ट किया है, और उसका इम्प्रेशन जो है वो पूरा इस प्ले पर दिखाई देता है। तो ये यागो की सेकंड लाइन है यहाँ पर। ये रोड्रिगो के साथ ही है, एक्ट 1 सीन 1 में। और ये दोनों जाते हैं बाबेंशियो के पास में, और वहां जाकर के ये बाबेंशियो से लाइन बोल रहे हैं कि इवन नाउ, नाउ, वेरी नाउ, कि अभी अभी की बात है। एन ओल्ड रैम इज टपिंग योर वाइट ईव। ओल्ड रैम यानी कि ये जो ओल्ड रैम वर्ड है ये इस्तेमाल हुआ है ओथेलो के लिए। कहते हैं कि ओल्ड रैम यानी ओथेलो मूर इज टपिंग योर वाइट ईव। टपिंग यानी कि वो फंसा रहा है तुम्हारी वाइट ईव यानी डेस्डिमोना को। ये जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ये डेस्डिमोना के लिए, कि वाइट ईव जो तुम्हारी सुंदर लड़की है उसको एक ओल्ड रैम, एक मूर पर्सन, एक हबशी, वो तुम्हारी वाइट ईव, तुम्हारी सुंदर बेटी डेस्डिमोना को उसने फंसा लिया है और अपने जाल में फंसा करके उससे शादी भी कर ली है। थर्ड लाइन जो है, आवर बॉडीज आर आर गार्डन्स टू द विच आर विल्स आर गार्डनर्स। ये लाइन भी इयागो की है, एक्ट 1 सीन 3 से। यहाँ पर वो क्या कहता है कि हमारा जो शरीर है वो गार्डन्स की तरह है, बगीचों की तरह है। टू द विच आर विल्स आर गार्डनर्स, जिसमें कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो गार्डनर की तरह काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि इयागो जो है उसने ओथेलो के माइंड में ये डाउट क्रिएट कर दिया है कि डेस्डिमोना जो है वो लॉयल नहीं है, उसके लिए धोखा दे रही है। तो यहाँ पर वो कहता है रोड्रिगो को कि देखो, हमारा जो शरीर है वो एक बगीचे की तरह है, और हमारी जो इच्छाएं हैं गार्डनर के जिस तरह से गार्डनर बगीचे में कोई भी बीज बोता है और फिर वो बीज फल फूल जाता है, उसी तरह से जैसा भी हम अपने शरीर में, अपने माइंड में जो भी हम इच्छा शक्ति बना लेंगे, वही इच्छा शक्ति हमारी बॉडी के अंदर उग जाएगी या वो हमें दिखाई देने लगेगी। एक तरह से वो कहता है कि जो विल हम चाहते हैं वही विल हमारी बॉडी से, हमारे माइंड से हमको मिलती नजर आएगी। तो ये बात वो रोड्रिगो कहता है कि तुम टेंशन मत लो किसी भी बात की, मैंने भी ये जो विल पावर है क्रिएट की हुई है अपने अंदर कि तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से कराऊंगा, और इसके लिए भले ही मुझे ओथेलो और डेस्डिमोना को अलग क्यों ना करना पड़े, या मैं कोई भी प्लॉटिंग क्यों ना करूं, लेकिन तुम्हारी शादी जो है मैं डेस्डिमोना से करा दूंगा। तो ये विल पावर वो अपनी बताता है और कहता है कि हमारा शरीर बगीचे की तरह है। जिस तरह बगीचे में कोई भी बीज उग जाता है, गार्डनर उगा देता है, वैसे ही अगर हम भी इरादा कर ले तो हमारे भी माइंड में कोई भी विल पावर बन सकती है। नेक्स्ट लाइन, ओ बीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी। वो कहता है ये जो लाइन है वो एक्ट 3 सीन 3 की है, इयागो की। ये लाइन ये कह रहा है ओथेलो के सामने। ओथेलो कहता है ओ बीवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी।
ओथेलो को बोल रहा है कि सावधान रहिए माय लॉर्ड, यानी ओथेलो जेलसी से। हालांकि इयागो खुद जेलस है ओथेलो ओथेलो से, क्योंकि वो जनरल बना दिया, जनरल है। और दूसरी बात, वो उनकी रेस का नहीं है। तीसरी बात, उसकी शादी डेस्डिमोना से हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि उसने कैशियो को चुना है इयागो के ऊपर होकर के। तो ये सब चीजें जो है वो इयागो को जेलस फील कराती हैं। और वो जो इयागो खुद ओथेलो से जेलस है, वो ओथेलो कहता है कि आपको जेलसी से सावधान रहना चाहिए, यानी आपको जेलस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जेलसी क्या है, एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है जो कि मजाक बनाती है। द मीट इट फीड्स ऑन, यानी ये उन दो पर्सन्स को खत्म कर जाती है। जेलसी जिससे भी ये मिलती है उसी को ये खत्म कर जाती है। यानी जेलसी जिस भी इंसान के अंदर होगी वो इंसान खुद को भी खत्म करेगा, साथ साथ जिसके लिए वो जेलसी अपने मन में बना रहा है उसको भी खत्म कर देगा। तो ये लाइन इयागो कहता है ओथेलो से कि आपको जेलसी नहीं करनी है, आपको जेलस नहीं होना है, आपको उससे सावधान रहना है, क्योंकि ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। अच्छा, ये जो लाइन है ये सबसे ज्यादा पूछी गई है, ओथेलो की इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको याद रखनी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइंस जो है हमारे हमसे पूछ ली जाती है। आपके सामने लाइन दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे कि किसने ये लाइन बोली है। कभी कभी आपको लाइन भी दे दी जाएगी, साथ साथ एक्ट भी दे दिए जाते हैं कि कौन से एक्ट से ली गई है। अच्छा, कभी कभी लाइन दे देंगे, प्ले का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से प्ले से ये जो लाइन है वो बिलोंग करती है। तो आपको याद रखना है कि ओथेलो और उसकी जो मोस्ट इम्पैक्टेड कैरेक्टर जो रहा है पूरे प्ले के अंदर वो इयागो रहा है। और मोस्ट ऑफ द स्पीचेस जो है, इंपॉर्टेंट स्पीचेस जो है वो इयागो ने बोली है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो हमारी आती है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस। ये लाइन यागो की है। यागो एक्ट थर्ड में ये बात करता है। ये लाइन भी यागो ने एक्ट थर्ड में की है रोड्रिगो के साथ में। वो कहता है कि हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस, कि कितने बेचारे वो लोग होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता, यानी जिनके अंदर धैर्य की कमी है। वो ये लाइन रोड्रिगो क्यों कहता है, क्योंकि रोड्रिगो जो है वो बार बार यागो को फोर्स करता रहता है कि तुम मेरी शादी डेस्डिमोना से नहीं करा सकते हो। तो ये जो यागो है वो उसको कहता है कि तुम पेशेंस रखो, सब्र करो, सही समय जब आएगा तब सभी काम होंगे। वो बताता है कि मेरी जो प्लॉटिंग है वो अभी प्रोसेस में है, जो भी मैंने प्लान किया है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। यानी मैंने ओथेलो के माइंड में सारी बातें सेट कर दी है। ओथेलो डेस्डिमोना से अलग भी हो जाएगा, लेकिन उन सब के लिए तुम्हें पेशेंस करना पड़ेगा और पेशेंस की तुम्हें जरूरत है। रोडेरिगो से कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं वापस वेनिस जा रहा हूँ। तो कहता है कि नहीं, तुम सब्र करो, पेशेंस रखो, क्योंकि जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं उनके कोई काम समय पर नहीं हो पाते। तो ये लाइन जो है वो यागो ने रोड्रिगो को बोली है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है हमारे सामने ओथेलो की, लास्ट लाइन है ये, जो कि ओथेलो अपनी डेथ से पहले बोलता है, यानी खुद को स्टैम्प करने से पहले बोलता है। I kissed thee and I killed thee. I kissed thee and I killed thee, यानी वो ये लाइन तब बोलता है जब उसने डेस्डिमोना को मार दिया होता है। यानी डेस्डिमोना को उसने ड्यू टू हिज डाउट in his mind that she had an extramarital affair with Cassio, he killed Desdemona. तो वो कहता है कि I kissed thee and I killed thee, कि पहले मैंने उसको किस किया and after that I killed her, उसके बाद मैंने उसको मार दिया है।
नो वे like this, killing myself to die upon a kiss। आगे की जो लाइन है ये ओथेलो ने ही कही है, एक्ट 5 से सीन 2 से ये लाइन है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, आई किस्ड दी, आई किल्ड दी, ये लाइन ओथेलो ने कही है जब उसने डेस्डिमोना को मार दिया है। तो वो कहता है कि मैंने जो है डेस्डिमोना से प्यार किया था, उससे शादी भी की थी, लेकिन मैं अपना जो विश्वास है वो डेस्डिमोना पर नहीं बना सका, मैंने उसको मार डाला डाउट की वजह से। नो वे लाइक दिस, वो कहता है कि इस तरह से नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझको लोग इस तरह से याद करें, तो किलिंग माई सेल्फ, मैं खुद को भी मार रहा हूँ, टू डाई अपॉन अ किस, यानी मैं अपने आप को भी अब मारने वाला हूँ इसी तरह से जिस तरह से मैंने डेस्डिमोना को मार दिया है। तो यानी यहाँ पर जो है ओथेलो जो है वो खुद को स्टैब कर लेता है, और जो स्टैब करने के बाद उसकी जो बॉडी है वो डेस्डिमोना की बॉडी के ऊपर गिर जाती है, और प्ले जो है यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये हमने प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो हमने डिस्कस की है। आई होप आपको प्ले और जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। तो आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्लास है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, और नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट जो हमारी ट्रेजेडी होगी उसके लिए हम कल मिलेंगे। आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।